आचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत न्याय दर्शन की रूपरेखा क्या है, इस विषय में हम आप सबसे परिचर्चा करने जा रहे हैं। विगत कक्षा में हमने भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के भेदों को जाना, दर्शन की परिभाषा को जाना था। साथ में भेदों में भी हमने वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, नास्तिक और आस्तिक, इन विषयों पर हमने परिचर्चा आप सबसे कर ली थी। आज का जो मूल विषय है वह है न्याय दर्शन। कि न्याय क्या कहलाता है, न्याय दर्शन क्या है, न्याय दर्शन की रूपरेखा क्या है, इसके संस्थापक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसमें कितने तत्व होते हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, कक्षा के अंत तक बने रहें, जिससे हम आपको न्याय दर्शन से जुड़ी और भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई जानकारियां दे सकें। तो आइए हम चलते हैं न्याय दर्शन। सर्वप्रथम हम न्याय शब्द को व्याख्यायित करें कि न्याय क्या है। मूल रूप से हम अगर देखते हैं तो न्याय शब्द की जो निष्पत्ति है संस्कृत में नी धातु में घ्य प्रत्यय के योग से न्याय शब्द की निष्पत्ति होती है। फिर से सुन लें, नी धातु में घ्य प्रत्यय के योग से न्याय शब्द की निष्पत्ति होती है। नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्यायः। नियते अर्थात जिसके द्वारा हम पहुंच पाते हैं, तो जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं या जान पाते हैं उसे, वह न्याय कहलाता है। और हमारा विविक्षित पदार्थ क्या है, इसको हमें भी जानना है कि हमारा विविक्षित पदार्थ क्या है। अब विविक्षित पदार्थ को लेकर के हम अगर न्याय करें तो विविक्षित पदार्थ में हम देखते हैं कि हमारा विविक्षित पदार्थ तत्व की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, और तत्वों को खोलना हमारा विविक्षित पदार्थ है। वो तत्व कौन कौन से हैं, इस विषय में हम और चर्चा आपसे करेंगे कक्षा के मध्य में। नियते अनेनेति ही नीति क्रियाकरण न्याय उच्यते। नियते अनेनेति ही नीति क्रियाकरण न्याय उच्यते। जिसके द्वारा निश्चय किया जाए, नीति क्रिया का करना किया जाए, ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय कहा गया है। तो जिसके द्वारा निश्चय किया जाए, ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय कहा जाता है। और न्याय दर्पण भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम परीक्षणम न्यायः। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, अर्थात प्रमाण से वस्तु की परीक्षा करने का नाम न्याय है। क्या है? प्रमाण से वस्तु की परीक्षा करने को न्याय कहा जाता है। आगे और लिखते हैं न्याय दर्पणकार, न्याय दर्पण भाष्यकार लिखते हैं कि प्रत्यक्षागम आश्रित मनुपान सानवीक्षा प्रत्यक्षागम्याभ्यावीक्षित स्यन् वीक्षण मन वीक्षा तथा प्रवर्तत इत्यन्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्र। तात्पर्य यह है कि हम अगर देखते हैं
तो न्याय दर्शन की अपेक्षा से हम जो कथन करते हैं कि प्रमाण से वस्तु की परीक्षा करने का नाम न्याय है। प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित, प्रत्यक्ष आगमाश्रित अनुपान सानवीक्षा, अर्थात प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान को अनवीक्षा कहते हैं और इसी का नाम आनवीक्षिकी या न्याय विद्या व न्याय शास्त्र है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्याय शास्त्र किसे कहते हैं, आनवीक्षिकी किसे कहते हैं और न्याय शास्त्र भी इसे कहा गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्याय शास्त्र जो यहाँ पर कथन कर रहे हैं हम, तो न्याय शास्त्र की हम बात कर रहे हैं और न्याय शास्त्र में इसे अनवीक्षिकी कहा गया है। आनवीक्षिकी न्याय शास्त्र, न्याय विद्या। दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि दर्शन शास्त्र में इसे न्याय विद्या को प्रवेश द्वार कहा गया है। प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे तर्क शास्त्र कहा है, प्रमाण शास्त्र कहा है, हेतु विद्या कहा है, वाद विद्या कहा है, आनवीक्षिकी भी कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र के जब आपसे कोई प्रश्न किया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए वैकल्पिक प्रश्नों में, तो दर्शन शास्त्र में जैसे कहा कि दर्शन शास्त्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो क्या उत्तर देंगे आप लोग? अनामिका जी, अनीता जी, नीरज जी, न्याय दर्शन। क्या उत्तर देंगे? न्याय दर्शन कहेंगे सर उसको। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को ही प्रवेश द्वार कहा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा कि जो यहाँ पर न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार क्या कहा। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसे तर्कशास्त्र भी कहा जाता है, इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, इसे हेतु विद्या भी कहा जाता है, वाद विद्या भी कहा जाता है और आनवीक्षिकी भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है आप सभी को कि इसे तर्कशास्त्र कहा जाता है। ये शब्द आपको काम में पड़ेंगे, ये काम सर में क्या बोले? आएंगे। आनवीक्षिक बोले? क्या बोले आपने? आनवीक्षिकी। 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 आ में बड़े आ की मात्रा आ, आधा ना, बा में बड़ी ई की मात्रा वी, छा में छतरी का छा और का में बड़ी ई की मात्रा की। आनवीक्षिकी, जिससे अन्वेषण किया जाता है, जिससे शोधन किया जाता है, तत्व का शोधन किया जाता है, तर्क की कसौटी पर से कसा जाता है, जिसे प्रमाण की कसौटी पर कहा कसा जाता है, जिसमें कारणों को जाना जाता है। देखिए, जिसे तर्क की कसौटी पर कसा जाने के कारण इसे तर्क शास्त्र कहा जाता है, प्रमाण की कसौटी पर कसा जाने के कारण इसे प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। फिर हेतु विद्या, हेतु का दूसरा नाम है कारण। क्या है? कारण। तो इसमें जो तत्व है, पदार्थ है, उन पदार्थों के कारण क्या है और मोक्ष की प्राप्ति के कारण क्या है, जीवन मुक्ति का कारण क्या है, ऐसे बहुत सारे जो रहस्यमयी प्रश्न हैं, उन रहस्यमयी प्रश्नों के हेतुओं को जो बतलाता है, क्योंकि आगे आपको हम हेतु भी पढ़ाएंगे, इसलिए ये शब्द आपको उपयोगी है। वाद विद्या इसलिए कहा जाता है इसे न्याय शास्त्र को, क्योंकि इसमें वाद विवाद की के माध्यम से तत्वों का मंथन किया जाता है। आनवीक्षिकी अर्थात वहां अन्वेषण किया जाता है। ठीक है ना। तो जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित पदार्थ को प्राप्त करते हैं, ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे हम न्याय कहते हैं। जिसके द्वारा निश्चय किया जाए, ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय कहा जाता है।
अब वात्सायन न्याय भाष्य में लिखते हैं, जो मैं चूंकि बता चुका हूं पहले आपको, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, अर्थात प्रमाणों के द्वारा अर्थ सिद्धांत का परीक्षण करना ही न्याय है। प्रमाणों से परीक्षण का विषय आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रमाणों की चर्चा की जाए, वो आन्वीक्षिकी विद्या है। कौन सी विद्या है? आन्वीक्षिकी विद्या है, वही न्याय विद्या है। प्रारंभ में आन्वीक्षिकी का उपयोग लोक व्यवहार निर्वाह के लिए आवश्यक होता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्याय शास्त्र की विशेषता बतलाई गई है। वो लिखते हैं, कहते हैं कि जो न्याय शास्त्र है, आन्वीक्षिकी है, तो लिखते हैं कि प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रयः सर्व धर्माणाम, सस्वदान्वीक्षिकी मता, सस्वदान्वीक्षिकी मता। अर्थात प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रयः सर्व धर्माणाम, सस्वदान्वीक्षिकी मता। आन्वीक्षिकी सभी विद्याओं का शाश्वत दीपक है, सभी कार्यों का, सभी कर्मों का उपाय है, साधन है, और सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय है। सस्वद, उसमें एक शब्द जुड़ा है लास्ट में, सस्वद अनवीक्षिकी मता, अर्थात आन्वीक्षिकी विद्या सभी विद्याओं की शाश्वत प्रदीप है, दीपक है, प्रकाश करने वाला है, सभी कार्यों का शाश्वत साधन है, और सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय है। तर्क शास्त्र वह शास्त्र है, अब मैंने जो आपको बताया था पहले कि तर्क शास्त्र वह शास्त्र है जो अतीत, अनागत, दूरवर्ती, सूक्ष्म और व्यवहित अर्थों का ज्ञान कराता है। तर्क शास्त्र वह शास्त्र है जो अतीत, अनागत, दूरवर्ती, सूक्ष्म और व्यवहित पदार्थ अर्थों का ज्ञान कराता है। तर्क शास्त्र का विशेष संबंध अनुमान प्रमाण से होता है। किससे होता है? अनुमान प्रमाण से। अब देखिए, आत्मा के हेतुओं और कारणों के ज्ञान विज्ञान का वर्णन होने से, मैंने आपसे बोला था कि इसे हेतु विद्या क्यों कहते हैं। आप देखिए इसको परिभाषित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के हेतुओं कारणों के ज्ञान विज्ञान का वर्णन होने के कारण इसे हेतु विद्या कहा जाता है। आत्मा के हेतु कारण, जो कारण है आत्मा के, आत्मा को जानने के जो कारण है, तो उन कारणों को, कारणों के ज्ञान विज्ञान का वर्णन जिसमें होता है, उसे हम हेतु विद्या कहते हैं। आन्वीक्षिकी के अपर नाम और भी हैं, और ये सब अपर नाम किसके हैं? आन्वीक्षिकी विद्या के। हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, युक्ति विद्या, युक्ति शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाको वाक्य। पुनः सुन लें आप लोग, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, पहले याद कर लें, पहले हेतु विद्या, पहले विद्या लगाएं इसमें, फिर आएगा हेतु शास्त्र, युक्ति विद्या, युक्ति शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र, प्रमाण विद्या, प्रमाण शास्त्र, वाको वाक्य। ये आन्वीक्षिकी के अपर नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि आन्वीक्षिकी के किसी एक अपर नाम का चयन कीजिए, तो उनमें आपको हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, युक्ति विद्या, युक्ति शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र, प्रमाण विद्या, प्रमाण शास्त्र, वाको वाक आदि, ये सभी जो है ये आन्वीक्षिकी के अपर नाम है। आप लोगों ने सतखंडागम ग्रंथ का नाम सुना होगा, और सतखंडागम ग्रंथ में बहुत अच्छी बात कही, और उसमें एक शब्द का नाम मिलता है
सटखंडागम में श्रुत के पर्यायवाची नामों में हेतुवाद का उल्लेख मिलता है। जो श्रुत के पर्यायवाची बतलाए गए हैं, उन श्रुत के पर्यायवाची नामों में हेतुवाद का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ हेतु विद्या, न्याय विद्या, तर्क शास्त्र, युक्ति शास्त्र किया है। सोचिए, सटखंडागम कार ने श्रुत के पर्यायवाची नामों में हेतुवाद का, हेतु विद्या का या हेतुवाद का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ क्या है? न्याय विद्या, तर्कशास्त्र, और इसके साथ साथ में यहां कह दिया युक्ति शास्त्र। ये न्याय की बात की गई है यहां पर। और न्याय दर्शन में हम अगर देखते हैं तो जैसे कि एक न्याय होता है और एक होता है न्यायाभास। क्या होता है? न्यायाभास। तो न्याय दर्शन भाष्य में लिखा है कि यत पुनः अनुमान प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभासः स इति। अर्थात यत पुनः अनुमान प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभासः स इति। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध हो उसे न्यायाभास कहते हैं। ये न्यायाभास की परिभाषा आप याद रख लेना कि जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध हो उसे न्यायाभास कहते हैं। ठीक है। अब न्याय के विषय में हम अगर चर्चा करते हैं तो जैसे कि एक न्यायाभास है, ऐसे ही प्रमाणाभास है। न्यायाभास और प्रमाणाभास, कौन सा? न्यायाभास और प्रमाणाभास। अब हम यहां अगर देखें कि जो कि न्याय है यह मुख्य रूप से तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। क्या मीमांसा है? ज्ञान मीमांसा। ठीक है। अब इसमें जैसे कि बात कही कि प्रमाण विद्या की, तो न्याय शास्त्र उच्च कोटि के संस्कृत साहित्य में, जैसे कि संस्कृत साहित्य को समझ पाना कठिन है, चाहे वह व्याकरण हो, काव्य हो, अलंकार हो, आयुर्वेद हो, धर्म ग्रंथ हो या दर्शन ग्रंथ हो। दर्शन साहित्य में तो बिना एक पग भी चलना संभव नहीं है, असंभव है। न्याय शास्त्र वस्तुतः बुद्धि को सुपरिष्कृत करता है, तीव्र करता है, विशद बनाता है, सोच को डेवलप करता है। क्या? न्याय शास्त्र। परंतु न्याय शास्त्र जितना आवश्यक और उपयोगी है उतना ही कठिन भी है। ठीक है ना? अब हम यहां देखें कि न्याय शास्त्र जो है ये 4 प्रकार के प्रमाण मानता है। कितने प्रकार के प्रमाण मानता है? 4 प्रकार के। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। कौन कौन से प्रमाण मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रमाण मानता है कौन? न्याय दर्शन। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसकी स्थापना कौन ने की, इसके प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ अक्षपाद गौतम कृत न्याय सूत्र है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ अक्षपाद गौतम कृत न्याय सूत्र है। कौन सा है? न्याय दर्शन में न्याय सूत्र है। और इसके प्रवर्तक न्याय ग्रंथ के, न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो महर्षि गौतम है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और 528 सूत्र हैं। ये ध्यान रखना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है?
अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम ने कौन सा ग्रंथ लिखा? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। कुल कितने सूत्र हैं? 528 सूत्र हैं। ठीक है, 528 सूत्र है, जिसका प्रथम सूत्र, सर एक बार ग्रंथ का नाम अक्षय पाद गौतम कृत। देखिए, न्याय दर्शन के मुख्य प्रवर्तक अक्षपाद गौतम है, महर्षि गौतम है। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र लिखा है, ठीक है ना? न्याय अक्षपाद सूत्र, गौतम ने न्याय सूत्र लिखा है। हाँ, न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, 528 सूत्र हैं, ठीक है ना? 5 अध्यायों में ये विभक्त है। कुल 528 सूत्र हैं, जिसका प्रथम सूत्र हम आपको बतलाएं कि जिसका प्रथम सूत्र प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम्य तत्व ज्ञानात निःश्रेयसाधिगमः है। ये सूत्र है। इस सूत्र को हम आपको सेंड कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा। आप इसको सुनिए बस कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, इस सूत्र में ये बतलाया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति किस क्रम से होती है। जैसे तत्वार सूत्र में मैंने कल भी आपको बताया था कि जैन दर्शन के तत्वार सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं। देखिए, यद्यपि समस्त दर्शनों का, जो भारतीय दर्शन है, समस्त दर्शनों का उद्देश्य प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, निःश्रेयस की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति। तो यहाँ प्रत्येक सूत्र में, जैसे तत्वार सूत्र में ये बात कही गई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्ष की बात की गई। वैसे ही न्याय सूत्रकार अक्षपाद गौतम, महर्षि गौतम कहते हैं कि अगर आपको तत्व का ज्ञान और निःश्रेयस को प्राप्त करना है, यहां वो मोक्ष के लिए निःश्रेयस की बात कह रहे हैं, तो आपके लिए, इस जीव के लिए प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह, ये निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष ज्ञेय या कल्याण की प्राप्ति है। ठीक है ना? ये 16 पदार्थ किसने माने? न्याय दर्शन ये 16 पदार्थ मानता है। कितने पदार्थ मानता है? 16 पदार्थ। इन 16 पदार्थों का जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब कहीं जाकर के, लाइट चालू कर लो, तब कहीं जाकर के उसे मोक्ष का ज्ञान होता है। ज्ञान से मोक्ष होगा। किसके ज्ञान से? इन 16 पदार्थों के ज्ञान से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। आपको बात समझ में आ गई सभी लोगों को कि ये 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के। इन 16 पदार्थों का ज्ञान होना एक मोक्षार्थी को, जो न्याय दर्शन का अनुसरण करता है, तो ऐसे न्याय दर्शन के अनुसरणकर्ता के लिए 16 पदार्थों का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है? ये 16 पदार्थ जो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तो आप उन पदार्थों को नोट भी कर सकते हैं, और नोट ना करना हो तो आप वीडियो में फिर से वीडियो देख करके आप सुन लीजिएगा। हम आपको लिंक शेयर करेंगे, ठीक है ना? तो इन 16 पदार्थों के नाम में आपको फिर से रखा है कि मेरा टेबल पे दे दे यार जरा। फिर से म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। प्रमाण प्रमेय संशय
प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष, ज्ञेय और कल्याण की प्राप्ति न्याय दर्शन मानता है। ये न्याय सूत्र मानता है। न्याय सूत्र महर्षि गौतम ने लिखा, 5 अध्यायों में कुल 528 सूत्रों में ये विभक्त है, जिसका प्रथम सूत्र है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि, जो बताया ज्ञानात निःश्रेयसाधिगमः। इससे, इनके ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगम होता है, ये बात यहाँ कही है। दूसरी बात, वो मोक्ष कैसे मानता है, न्याय दर्शन कैसे मोक्ष मानता है, तो देखिए, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानामुत्तरोत्तरा पाये तदनंतरा भावाद भावाद परगः। अर्थात ये मानता है कि जहां पर दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान आदि का जो उपाय है, उसका उपाय होने के बाद ही क्या होता है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अर्थात दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ही अपवर्ग है। वह इसको अपवर्ग कहता है न्याय दर्शन, कि जहां दुखों का अंत हो जाए, जन्म की प्रवृत्ति, जन्म का नाश हो जाए, पुनः जन्म ना हो, प्रवृत्तियों का नाश हो, साथ में दोषों का नाश हो जाए, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाए, वही मोक्ष है, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। बात समझ में आ रही है ना? तो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष अर्थात अपवर्ग कहा है। तो 16 पदार्थों को जानना और दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, इन सब की निवृत्ति को मोक्ष कहा है। नैयायिक सूत्र से अगर हम देखते हैं, उत्पाद व्यय दर्शनात् एक सूत्र मिलता है न्याय दर्शन। जैसे तत्वार सूत्र में आप लोगों को एक सूत्र मिलता है, इससे मिलता जुलता हुआ, कौन सा सूत्र है ऐसा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है ना? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ठीक है ना? ये सूत्र आपको वहां पर मिलता है। तो सूत्र से नैयायिक असत कार्यवादी है। जो उत्पत्ति के पूर्व कार्य है वह उपादान कारण में असत है, कार्य उत्पत्ति विनाश प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः कार्य असत ही है, वो असत मानता है। तो यहां पर हम जब न्याय दर्शन की हम बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से क्या करता है, इसका सिद्धांत कौन सा है, इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सिद्धांत 4 प्रकार के बताए गए हैं इसमें। ठीक है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभुपगम सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत, चार सिद्धांत इसमें बतलाए गए हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभुपगम सिद्धांत। यहाँ प्रमाण प्रमेय की बात जो की गई है, इसमें हम अगर देखते हैं, देखिए, यद्यपि गौतम के न्याय सूत्र से ही न्याय शास्त्र का इतिहास स्पष्ट रूप से प्रारंभ होता है। प्राचीन ग्रंथों में इस न्याय शास्त्र के कतिपय सिद्धांतों की चर्चा तो आज भी विशद रूप से उपलब्ध है, परंतु उस प्राचीन तर्कशास्त्र का सम्यक और सर्वांगीण रूप क्या और कैसा था, इसका सही ज्ञान किसी को नहीं है। यदि बौद्ध दर्शन के प्रकरणों में यह उल्लेख मिलता है,
बौद्ध मत वाले अपने मत का प्रतिपादन आस्तिक सिद्धांतों के विरुद्ध किया करते थे। इसी का प्रतिषेध करने हेतु न्याय दर्शन की संरचना हुई। बुद्ध का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यही वह समय था जब गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की। न्याय दर्शन का एक नाम तर्कशास्त्र भी है, ये मैंने आपको बताया है। प्राचीन शास्त्रों में किन्हीं किन्हीं स्थानों में गौतम तथा कहीं कहीं अक्षपाद को न्याय दर्शन का रचयिता कहा गया है। आचार्य विश्वेश्वर की तर्क भाषा की भूमिका के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 11 से लेकर 20 में इसका उल्लेख मिलता है। उमेश मिश्र द्वारा रचित भारतीय दर्शन में कहा गया है कि तर्क शास्त्र बौद्धों के पहले भी था और वह बड़ा व्यापक था। इसके अलग अलग नाम बतलाए गए हैं, वो नाम मैंने आपको बता दिया है। तो न्याय सूत्र की रचना कब हुई, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। इसके कारण कि विद्वान ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बीच अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, परंतु सबके अपने अपने पक्ष तर्कयुक्त हैं। उससे किसी भी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। न्याय शास्त्र के समग्र विचार 2 विचारधाराओं में विभक्त किए जा सकते हैं, प्रमेय प्रधान और प्रमाण प्रधान। गौतम से गंगसोपाध्याय के पूर्व तर्क के विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमेय प्रधान है और गंगेशोपाध्याय की तत्व चिंतामणि तथा उस पर आधारित परवर्ती विद्वानों की रचनाओं के विचार प्रमाण प्रधान है। एक प्रमेय प्रधान विचार है और दूसरे प्रमाण प्रधान विचार है। अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन को आपने समझा होगा कि न्याय दर्शन क्या है, ठीक है ना। तो न्याय दर्शन को आनवीक्ष की विद्या कहा जाता है। तो इस विषय में जिसका अन्वेषण किया जाए वो आनवीक्ष की विद्या है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक न्यायाभास है, न्याय का आभास मात्र होता है, और एक प्रमाणाभास होता है। अब देखिए जैन न्याय की बात, तो यहां पर आप देखेंगे कि जैन न्याय में जो एक एक बात एक एक चर्चा की गई है, उस चर्चा के विषय में वह मानता है प्रमाण नैरधिगमः। एक सूत्र आता है प्रमाण नैरधिगमः, तत्वार सूत्र का सूत्र है, 2य अध्याय का सूत्र है, जो मानता है कि प्रमाण नैरधिगमः, तो प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है सम्यक ज्ञान का। वहां सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कथन किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ जो चर्चा आपसे रख रहे हैं कि न्याय दर्शन जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये बात ध्यान रखना। न्याय दर्शन को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भाग। न्याय दर्शन को 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4 भाग। देखिए प्रथम भाग जो है वो प्रमाण संबंधी भाग है, जिसमें प्रमाण की चर्चा की गई है। ये पूछा जाता है कि न्याय दर्शन को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो न्याय दर्शन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग प्रमाण संबंधी है, द्वितीय भाग भौतिक जगत संबंधी है, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी है, चतुर्थ भाग ईश्वर संबंधी उसमें विचार किए गए। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भाग प्रमाण संबंधी भाग है, द्वितीय भाग भौतिक जगत संबंधी भाग है, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी भाग है,
और चतुर्थ भाग ईश्वर संबंधी भाग है। प्रथम भाग में प्रमाण संबंधी बात की गई है और द्वितीय भाग में भौतिक जगत संबंधी बात की गई है। तृतीय भाग में आत्मा एवं मोक्ष संबंधी बात की गई है। चतुर्थ भाग ईश्वर संबंधी विचारों से परिपूरित है। तो प्राचीन न्याय में प्रमेयों की प्रधानता के साथ सरल और सुबोध भाषा में विषय का प्रतिपादन कौशल स्तूप है। प्राचीन न्याय का प्रधान प्रतिपक्ष बौद्धों ने किया था तथा मध्य न्याय का प्रतिपक्ष बौद्ध और जैन दर्शन ने किया और नव्य न्याय में प्रमेयों के स्थान पर प्रमाणों का प्राधान्य द्रष्टव्य है। ये बात ध्यान रखना, एक न्याय है और एक नव्य न्याय। नव्य न्याय से तात्पर्य नया न्याय, ठीक है ना। प्राचीन न्याय पुराना न्याय और नव्य न्याय वर्तमान में उस समय जो तात्कालिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो नव्य न्यायाचार्यों ने उस पर काम किया और उसमें प्रमेयों के स्थान पर प्रमाणों का प्राधान्य मिलता है, जबकि प्राचीन न्याय में प्रमेयों की प्रधानता है, भाषा सरल है, सुबोध है, सुगम है। ये बात यहाँ पर की गई। तो प्रमाण, ये न्याय की बात जो की गई है, तो न्याय की अपेक्षा से आप सबसे प्रथम आप न्याय की परिभाषा को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि न्याय क्या है। और न्याय संबंधी विषय जो हमने आपके सामने आज रखा था, लेकिन नी धातु से घ प्रत्यय के योग से न्याय शब्द की निष्पत्ति होती है। कहा है कि नियते विविक्षितार्था अनेन इति न्याया, जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित ज्ञेय तत्व के पास पहुंचते हैं, जान पाते हैं, वही साधन न्याय कहलाता है। न्याय में निश्चय में कहा कि नियते अनेनेते ही नीति क्रियाकरणम न्याय उच्यते या न्यायोच्यते, जिसके द्वारा निश्चय किया जाए ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय। फिर मैंने आपको एक परिभाषा बतलाई थी, रिवीजन करा रहा हूं आपका। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय। न्याय दर्शन भाष्य में ये बात आई है, वात्स्यायन लिखते हैं कि प्रमाण से वस्तु की परीक्षा करने का नाम अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाण के द्वारा अर्थ परीक्षण का काम जो होता है वो न्याय का, तो ये न्याय है। इसे आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसे तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या, आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रमाणों द्वारा परीक्षण किया गया सिद्धांत का। अब आन्वीक्षिकी, क्योंकि प्रमाणों का परीक्षण आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत आता है, परीक्षण होता है, अन्वेषण होता है, इसलिए इसे आन्वीक्षिकी कहा जाता है। इसे न्याय विद्या भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे तर्कशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि ये अतीत, अनागत, दूरवर्ती, सूक्ष्म और व्यवहित पदार्थ अर्थों को ज्ञान कराता है, इसलिए तर्कशास्त्र है। आत्मा के हेतु कारणों के ज्ञान विज्ञान का वर्णन कराता है, इसलिए इसे हेतु विद्या कहा जाता है। इसके अपर नाम और हैं, आन्वीक्षिकी के अपर नाम अगर आपसे पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, युक्ति विद्या, युक्ति शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र, प्रमाण विद्या, प्रमाण शास्त्र, ठीक है। षटखंडागम में एक बात आई है, इसे हेतुवाद शब्द का उल्लेख मिलता है पर्यायवाची नामों में, श्रुत के पर्यायवाची नाम, और जिसका अर्थ है विद्या, हेतु विद्या। ये जैन दर्शन के षटखंडागम ग्रंथ में, प्राकृत ग्रंथ में ये बात कही है। तो न्यायाचार्य इस बात को भी देखें कि जैन दर्शन में इसे हेतु विद्या कहा गया है, न्याय विद्या कहा गया, तर्कशास्त्र कहा गया और युक्ति शास्त्र कहा गया है। न्याय शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गौतम है, 5 अध्यायों में विभक्त है, कुल 528 सूत्र है, जिसका प्रथम सूत्र है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि। ये बात कही है, इन 16 पदार्थों के का ज्ञान मोक्ष में कारण होता है। इसके साथ साथ दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति को मोक्ष मानता है। न्याय दर्शन 4 भागों में विभक्त है,
प्रथम भाग इसका प्रमाण भाग है, द्वितीय भाग इसका भौतिक जगत संबंधी भाग है, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी भाग है, और चतुर्थ भाग ईश्वर संबंधी भाग है। प्राचीन न्याय में प्रमेयों की प्रधानता होती है और लभ्य न्याय में प्रमेयों के स्थान पर प्रमाणों की का प्राधान्य होता है। तो इस प्रकार से हमने सामान्य परिचय जाना और न्याय दर्शन के विषय में हमने आप सबको आज जानकारी दी। कल भी हम अगली कक्षा में भी हम न्याय दर्शन के विषय में जानेंगे, समझेंगे। अभी तो ये प्रारंभ है न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन को अभी हम और भी दिन पढ़ते चले जाएंगे। जब तक आपको समझ में आए तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना? सबके लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र। और वीडियो